तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात संसद के मानसून सत्र की, जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 21 बैठकें होंगी और 13 अगस्त से लेकर 17 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक, माफ कीजिएगा, 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की कोई बैठक नहीं होगी। सरकार इस सत्र में 8 नए बिल लाने जा रही है और इसके साथ ही जो SIR बिहार में इस वक्त राजनीति का सबब बना हुआ है और उसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय राजनीति का केंद्र बने हुए हैं और इन मुद्दों की छाया भी संसद के इस सत्र पर पड़ने की संभावना है। वहीं विपक्षी दलों की फूट भी सत्र से पहले एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने की योजना बना रही है। यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी। संसद के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार GST संशोधन विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों को लोकसभा में लाने की तैयारी कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा के लिए आगे आएंगे। कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे, जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद के कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए कई नई पहलें की हैं। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पारदर्शिता, समावेशिता और संसदीय प्रक्रिया की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इन पहलों को आगे बढ़ाया गया है। सभी सांसदों की सीटों पर मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस लगाए गए हैं, जिसमें वो डिजिटल तरीके से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और संसदीय प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी। तो हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से एक ई-विधान कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, हमारे देश में जितना विधानसभा है सब में पूर्ण रूप से डिजिटल हो। तो मेरे मंत्रालय स्टेट के असेंबलीज़ के स्पीकर के साथ तालमेल करके असेंबलीज़ में भी पूरा ई-विधान का वन नेशन वन एप्लीकेशन इस कंसेप्ट में हम लोग ने लागू किया है। तो अब सारा देश में जितना हमारा असेंबलीज़ है वो सब डिजिटल हो रहे हैं। इस बीच संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन की आपसी खींचतान फिर से सतह पर आ गई है। भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन में टकराव और बिखराव दोनों दिख रहा है। इंडी गठबंधन के अंदर तकरार और बिखराव दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो अब इंडी गठबंधन से अलग है। तो हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि से इस संसद के सत्र का प्रभावी और उपयोगी प्रयोग विपक्ष के द्वारा किया जाए। मानसून सत्र की गहमागहमी के बीच शनिवार को इंडी गठबंधन ने वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें मानसून सत्र से संबंधित रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुमार, सबसे पहले तो विपक्षी एकता की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो इस गठबंधन के साथ नहीं है और तमाम जो दूसरे दल हैं, TMC जरूर इसमें शामिल हुई या नहीं ये आप विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो इनकी एकता है वो भी तमाम जो अवसर है उनको देखते हुए जुड़ी हुई लगती है। कैसे देखते हैं कि संसद के इस मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी एकता कैसे आकलन करेंगे उसकी? देखिए निखिल, अभी एक ट्वीट आया जयराम रमेश का,
और जयराम रमेश ने यह दावा किया है इस ट्वीट के जरिए, और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला है, और उन्होंने दावा किया है कि इंडी गठबंधन की जो बैठक शुरू हुई है 7 बजे शाम से, वर्चुअल बैठक है चूंकि हम अगर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हम अगर पत्रकार हैं, अगर वो बैठक कांग्रेस कार्यालय में होती, पहले 10 राजाजी मार्ग में होने वाली थी जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, तो वहां पर हम पत्रकार अगर होते तो देखते कि कौन कौन नेता उसमें शामिल हो रहा है। लेकिन चूंकि ये वर्चुअल बैठक है और वर्चुअल बैठक में लोग अपने अपने घरों से या लोग अपने अपने स्थान से वर्चुअल बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो जयराम रमेश ने जो ट्वीट डाला है और ट्वीट में जो उनका स्क्रीनशॉट है, उस स्क्रीनशॉट में मैं जहां तक देख रहा हूं कि उन्होंने 24 दल के शामिल होने का दावा किया है। और जो भी दल, अगर हम कहें कि उमर अब्दुल्ला ने भी विरोध किया था कि अभी इंडी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही किनारा कर लिया था, और तृणमूल कांग्रेस की भी भाग लेने की संभावना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शहीदी दिवस है 21 तारीख को, तो शहीदी दिवस में हमारे सारे लोग बंगाल में रहेंगे, जो बड़े बड़े नेता है बंगाल में रहेंगे, इसलिए हम लोग शामिल नहीं हो पाए। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन आप अगर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का अगर बयान देखेंगे, आप विगत का बयान उनका देखेंगे, तो उन्होंने इंडी गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया था और खासकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया था। लेकिन जो स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है उसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं, और अभिषेक बनर्जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भी शामिल हैं। तो ये दर्शाता है कि इंडी गठबंधन बनता और बिगड़ता है, यानी कि 6 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं, और बहुत सारे जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो दल के नेता हैं, उन्होंने इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इंडी गठबंधन में वो शामिल हुए और जिस तरीके से लोकसभा में उनका हश्र हुआ, यानी कि दिल्ली की 7 सीटें हारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ी। हालांकि पंजाब में उनका गठबंधन नहीं था, पंजाब में भी उनको शिकस्त मिली। तो लेकिन जब उपचुनाव जो हुए उसमें पंजाब में उन्होंने कांग्रेस पर शानदार जीत दर्ज की, और गुजरात में भी उन्होंने बिजवासन सीट जो है वो बीजेपी को हरा कर जीता। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर हम कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लेकर चुनाव लड़ते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, तो हम सफल होते हैं। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के खिलाफ उनका जो झंडा है वो और बुलंद होगा। गुजरात का चुनाव आने वाला है या पंजाब का चुनाव आने वाला है, यहां तक कि उन्होंने बिहार में भी कैंडिडेट अपने उतारने की घोषणा की है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो, जैसा कि जयराम रमेश कह रहे हैं, ये जो 24 दल हैं उसमें जो एजेंडा तय किया गया है, पहला एजेंडा तो था जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जो उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों ने मांग की थी, इंडी गठबंधन ने मांग की थी कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, या ट्रंप और जो टैरिफ का मुद्दा है, उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि जो कुछ भी होगा वो 8:15 पर जब प्रमोद तिवारी आएंगे, प्रेस से मुखातिब होंगे, तो वो सारी डिटेल बताएंगे कि आखिर बैठक में क्या क्या हुआ। जी, तो आपसे थोड़ी देर में शायद आपको पता चल सकेगा कि इस बैठक में क्या क्या हुआ। लेकिन इस इंडी गठबंधन को लेकर बार बार ये कहा जाता रहा है और देखा भी जाता है कि अवसरों का गठबंधन है। ये अब जो संसद का मॉनसून सत्र है उसको किस तरह से एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं विपक्षी दल, कैसे इसको देखते हैं? क्या कुछ उनका एजेंडा रहने जा रहा है वहां पर? मैंने आपको दो एजेंडा बताया कि पहला जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इनका, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भारत को कितना नुकसान हुआ। बार बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इतने विमान भारत के गिरे हैं, लेकिन सेना के जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा संसद में जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए। विपक्षी जो घेराबंदी कर रही है, विपक्ष की पार्टियां जो घेराबंदी करने की कोशिश करेगी उस आलोक, आपने ये एजेंडा दरअसल बताया था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो दल चुनावों में एक नहीं हुए वो संसद के सत्र से पहले एक होने का दावा कर रहे हैं, इसके पीछे की सियासत क्या है? मैं एजेंडा से मेरा तात्पर्य वो था। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपको बताया कि दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में लड़ी और दोनों बुरी तरीके से उनकी हार हुई। तो क्षेत्रीय दल की जो अपनी सीमाएं हैं या क्षेत्रीय दल की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो नहीं चाहती कि कांग्रेस आए और कांग्रेस बड़ा भाई बनकर खड़ा हो। अगर आप देखें कि कांग्रेस हर स्टेट में अगर जहां कहीं भी वो गठबंधन का हिस्सा है, चाहे वो यूपी में भी वो छोटा भाई है, झारखंड में भी वो छोटा भाई है,
डीएमके शासित तमिलनाडु में भी वो छोटा भाई है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी तृणमूल कांग्रेस लगातार कांग्रेस का विरोध करती है कि कांग्रेस राहुल गांधी को अभी भी वो परिपक्व नेता नहीं मानती है। तो इन सारे मतभेदों के बीच अगर 24 दल के नेता जैसे कि जयराम रमेश कह रहे हैं, इस तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं? उमर अब्दुल्ला इस बैठक में मैंने आपको बताया कि जो ट्वीट आया है जयराम रमेश का, उस और उन्होंने जो स्क्रीनशॉट लगाया है आप भी देख सकते हैं, तो उसमें अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं जो राष्ट्रीय महासचिव है। ठीक है। तो ये बदली हुई परिस्थिति है। दरअसल बात फिर वही जाकर टिकती है कि अपने अपने अवसरों के हिसाब से गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। फिलहाल मानसून सत्र है और देखने की बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र है, तो देखने की बात होगी कि आखिर किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष, दरअसल क्योंकि देश की जनता तो ये जरूर चाहती है कि संसद में कामकाज हो, सुचारू रूप से संसद का सत्र चले और जो देश के नेता हैं, जो एक तरह से जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो मिल बैठकर देश के बेहतरी के लिए काम कर सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार।